हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विदिशा। फ्रेंड्स, आज से हम ज्योग्राफी में जितने भी मॉडल यूज़ हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मैंने मॉडल लिया है वो है कर्क्स डिसीजन मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडल होते क्या हैं और ज्योग्राफी में हमें मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मॉडल किसी भी सिस्टम का एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बना होता है। इसका यूज़ किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट को समझने और उसको फॉलो करने में लोगों की हेल्प करने के लिए किया जाता है। और जो मॉडल का बेसिक एम होता है वो होता है कि कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन को सिंप्लीफाई करना। मॉडल वो प्रिडिक्टिव थॉट है, आइडिया है, हाइपोथेसिस है जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या एनी सिचुएशन को सिंप्लीफाई और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढा जाता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस की प्रिडिक्शन की जाती है। मतलब सिंपल सी फॉर्म में बोलें तो जो मॉडल है वो रियलिटी को एक आइडियलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो देखिए, हर एक साइंस का एक गोल होता है कि जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड की जितने भी फिनोमिना हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनको समझना और उनको समझाना। तो जो ज्योग्राफी है वो भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी में हम मेनली मैन और इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की ही स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी एक डायनामिक सब्जेक्ट है जिसमें जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, टाइम और स्पेस, मतलब जगह और टाइम के साथ साथ चेंजेस होते हैं। तो ज्योग्राफी का जो मेन फोकस है वो मैन और एनवायरनमेंट के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसकी जांच करके उसका साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। और ये हाइपोथेसिस, मॉडल, थ्योरीज़ के बेस पर हम कर सकते हैं। ज्योग्राफी में मॉडल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, ज्योग्राफिकल जो सिस्टम है, मॉडल उसको डिस्क्राइब करने में, एनालाइज करने में और सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। बात करते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो कैसे शुरू हुए। देखिए, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के दौरान ज्योग्राफी में ना पहले किस तरीके के मॉडल्स शुरू किए गए थे। ऐसे मॉडल जिसमें जो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स थी उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता था और इन्हीं मेथड्स से ज्योग्राफिकल फिनोमिना, ज्योग्राफिकल सिस्टम में होने वाली बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनका कंक्लूज़न निकाला जाता था। इसमें इन्होंने जो मैन के इमोशंस थे, रिलीजियस फेथ थे, मीन्स जो इंसान का कल्चरल और सोशल लाइफ है या वैल्यूज़ हैं, उनको इन्होंने नेगलेक्ट किया। बट अगर हम देखें तो जो मैन और इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो मैन की एग्जिस्टेंस कैसे हो सकती है? और इन्होंने मैन को एक पैसिव एजेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया। जो मैथमेटिकल जो टेक्निक्स थी उन्होंने मैन को एक पैसिव एजेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया। मीन्स कि मैन की जो परसेप्शंस हैं, मैन का जो नॉलेज है, डिसीजन मेकिंग की जो स्किल्स है, उन्होंने उसको लिमिटेड कर दिया मॉडल में। तो अगर हम देखें कि मैन का खुद का नॉलेज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन का किसी एक चीज़ के बेस पर अलग राय होती है, दूसरे पर्सन की सेम चीज़ के ऊपर दूसरी राय होती है। इन सब चीज़ों से लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। जो मैन की एक इकोनॉमिक मैन की जो छवि थी उससे भी गलत माना जाने लगा। क्योंकि इकोनॉमिक मैन तो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। अब मान लेते हैं कि उड़ीसा में बाढ़ आई, तो उस जगह पर तो लोग रहेंगे ही नहीं अगर वो इकोनॉमिक तरीके से सोचेंगे, क्योंकि उन्हें तो बार बार में नुकसान झेलना पड़ेगा। बट वहाँ तो लोग रहते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। तो इसके बाद ज्योग्राफी में बिहेवियरिज्म अप्रोच अपनाई गई। मतलब ये कि ज्योग्राफी में कि जो भी सोशल या फिर सोसाइटी या फिर इन्वायरमेंट है उसकी अगर हम क्लियर एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बजाय हमें पर्सन की जो कॉग्निटिव पावर है, मतलब समझ है, सूझबूझ है और जो डिसीजन मेकिंग स्किल है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए।
अगर अब हम रिसोर्स ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से रिसोर्सेज यूज़ करता है मैन, उससे रिलेटेड डिसीज़न लेने की प्रक्रिया के संबंध में डाटा का अल्टरनेटिव देखना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्स ज्योग्राफी की, कि ये जो मॉडल है वो यूज़ हुआ था, हमने अभी हम इस मॉडल को एज रिसोर्स प्रोसेस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग जो स्कॉलर थे उन्होंने रिसोर्स प्रोसेस पर अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया। मींस सोसाइटी रिसोर्स का कैसे यूज़ कर रही है, किन किन रिसोर्सेज को एक्सेप्ट कर रही है। इसमें कुछ स्कॉलर ने कल्चरल आस्पेक्ट को एक्सेप्ट किया और कुछ ने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को माना, परंतु सभी में जो मेन था वो था ह्यूमन एस्पेक्ट। तो पर्सन की इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वो किसी भी रिसोर्स को कैसे यूज़ कर रहा है। इसके अलावा सोसाइटी का जो टेक्निकल डेवलपमेंट और जो नॉलेज है, पर्सन के इंटरेस्ट नीड्स को फुलफ़िल करने की जो डिज़ायर है, वो रिसोर्सेज के यूज़ एंड कंजप्शन को बढ़ावा देती है। तो जो बिहेवियरिज्म जो अप्रोच थी, सिंपल बोलते हैं कि मतलब पहले इंसान के बिहेवियर को मॉडल में इंक्लूड नहीं किया जाता था, बट बिहेवियरिज्म अप्रोच आने के बाद ह्यूमन बिहेवियर को भी उसमें इंक्लूड किया गया। और ये करने वाले फर्स्ट पर्सन थे कर्क ने अपना मॉडल दिया। उनकी जो बुक थी या फिर जो उनका पेपर उन्होंने पब्लिश किया था वो था हिस्टोरिकल ज्योग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर एनवायरनमेंट। इन्होंने जो बेसिकली इन्होंने बात बोली थी कि अगर हमारे सामने सेम प्रॉब्लम ये सेम है, लेकिन इसको सॉल्व करने का और इससे ओवरकम होने का जो अलग अलग पर्सन्स का अलग अलग तरीका होता है, उसी बेस पे उन पर्सन्स का डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। इन्होंने जो ये अप्रोच अपनाई थी वो गेस्टाल्ट फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड थी इनकी पूरी की पूरी थ्योरी। गेस्टाल्ट क्या होती है, द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स। मीन्स देखिए, मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, ये ब्रांचेस हैं, ये स्टेम है, ये रूट्स हैं और ये लीव्स हैं। अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये बना एक ट्री, बट ये सही नहीं है। गेस्टाल्टिज्म क्या कहता है, आप पहले कंप्लीट चीज़ को दिखाइए। ये क्या है, ट्री है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये लीव्स हैं, ये रूट्स हैं। तो ये बोलता है कि पहले होल पिक्चर को, मतलब होल को परसीव कीजिए, उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में जानिए। तो इन्होंने बोला था कि जो इन्वायरमेंट है, मैन अपने इन्वायरमेंट को शेप देने वाला ऑर्गेनिज्म है और वो इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड भी करता है। मैन की एक्टिविटी और उसके डिसीजन उसके इन्वायरमेंट के प्रति जो कॉग्निशन होता है उसके द्वारा संचालित होते हैं। मतलब उसने जो भी परसीव किया एनवायरनमेंट से, उसी पर वो अपना रिस्पॉन्स देता है। जो वो इन्वायरमेंट से परसीव करेगा उसी बेस पर वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसने इन्वायरमेंट को दो, जो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट है उसको दो भागों में डिवाइड किया था। वो थे, फर्स्ट था फिनोमिनल एनवायरनमेंट और सेकंड था बिहेवियर एनवायरनमेंट। फिनोमिनल एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फिज़िकल फिनोमिना को शामिल किया गया है जिसमें या तो नेचर के द्वारा या फिर मैन के द्वारा डेवलप की गई हैं। अर्थात वे सभी प्राकृतिक घटनाएं, वो मानव द्वारा पर्यावरण में किए गए परिवर्तन इसमें शामिल हैं। और अगर बिहेवियरल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो है जो मानव द्वारा अपनाया जाता है, जिसमें मानव अपनी संस्कृति और बिहेवियर के आधार पर जो फिनोमिनल जो फैक्ट हैं, तत्व हैं, उनमें परिवर्तन लाता है। इसमें जो मैन है वो अपने विवेकपूर्ण बिहेवियर की शुरुआत करता है और उसमें डिसीज़न लेता है। इसे साइकोफिज़िकल फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने बोला कि इंसान जो भी परसीव करता है उसी के बेस पर अपना रिस्पॉन्स देता है। हर पर्टिकुलर पर्सन का पर्सन टू पर्सन जो परसेप्शन होता है वो अलग अलग होता है। मैन का रिस्पॉन्स जो मैन का रिस्पॉन्स होता है वो उसके नॉलेज
अंडरस्टैंडिंग स्किल पर बेस्ड है। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो परसीव्ड वर्ल्ड पर बेस्ड है। इसी बेस पर हम अगर इसकी परसेप्शन की जो बात करें वो ऑप्टिकल इल्यूजन के थ्रू बता सकते हैं कि देखिए, अगर जैसे मैंने बोला था कि गेस्टाल्ट फ्रेमवर्क पर ये बेस्ड है, तो गेस्टाल्ट फ्रेमवर्क बोलता है कि होल को देखो, ना कि उसके पार्ट को। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये लाइनिंग्स वगैरह देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, पर अगर पूरे को देखें तो एक बंदे का परसेप्शन हो सकता है कि ये एक यंग लेडी की पिक्चर है, ये इसके हेयर हैं, ये इसकी नोज़ है, ये आइज़ हैं, ये चिन और ये नेक और ये नेकलेस, तो ये एक यंग लेडी हो सकती है। बट अगर दूसरा परसेप्शन देखें तो ये एक ओल्ड लेडी की पिक्चर हो सकती है। ये इसकी नोज़ है, ये इसकी आइज़ है, ये इसके लिप्स और ये इसकी चिन, ये इसके हेयर। तो अगर ये देखें तो ये एक ओल्ड लेडी की भी पिक्चर हो सकती है। मीन्स ये कहना ये चाह रहे थे कि अलग अलग पर्सन का जो परसेप्शन होता है वो अलग अलग होता है, और उसी परसेप्शन के बेस पर वो अपने डिसीजन लेता है और अपने एनवायरनमेंट में चेंज करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने कि जो फिनोमिनल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर से किस तरीके से रिलेटेड है, उन्होंने मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल दिया है। उन्होंने बोला कि जो फिनोमिनल स्ट्रक्चर है वो रियल वर्ल्ड का एक पार्ट दिखता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि स्पेशल पैटर्न को समझने में जितना फिनोमिनल इन्वायरमेंट की शेप मटेरियल इम्पोर्टेंट है, उतना ही पर्सन का परसेप्शन या फिर परसीवर जो है वो इम्पोर्टेंट है। कि किसी भी फिनोमिनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए जितना उस फिनोमिनल स्ट्रक्चर का पैटर्न, उसकी शेप, उसका साइज़, उसका मटेरियल जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही समझने वाले की परसेप्शन, वो क्या उस चीज़ से समझ रहा है, उसका कॉग्निशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसको इस डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल पैटर्न पर बेस्ड एक टेक्निक बताई थी, जिसमें जो फिज़िकल और सोशल फैक्ट्स हैं, ये फिनोमिनल एनवायरनमेंट है और ये इसके फिज़िकल फैक्ट हैं, सोशल फैक्ट हैं, और यहाँ पे बिहेवियरल जो इन्वायरमेंट है उसका जो डिसीज़न मेकर है वो पर्सन है, परसीवर है, और जो इन दोनों के बीच में फिनोमिनल एनवायरनमेंट और बिहेवियरल एनवायरनमेंट दोनों को जो ऑर्गेनाइज करता है। इसमें एक मेन बात ये है कि जो सारे फैक्टर फिनोमिनल एनवायरनमेंट में तो प्रेजेंट हैं बट बिहेवियरल एनवायरनमेंट में एंटर नहीं कर पाते, उनकी ये सारी चीज़ें फिनोमिनल एनवायरनमेंट में तो हैं, बट इस बिहेवियरल एनवायरनमेंट में अगर वो एंटर नहीं कर पाती तो उनकी कोई भी स्पेशल स्थानिक इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जो ब्रिटेन में था हज़ारों वर्षों पहले, जो कोयले के डिपॉजिट थे वो आ गए फिनोमिनल एनवायरनमेंट के अंतर्गत। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की कमी थी, उनको नहीं पता था कि इनको कैसे निकालें, तो ये जोग्राफिकली इनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, कोई भी महत्व नहीं रखते थे इंसान के लिए। बट जब मैंने अपनी सूझबूझ से उन्होंने खनन तकनीकों को सुधारा, टेक्निक बढ़ाई, और जब जो एनर्जी है उसकी डिमांड बढ़ी, तो इसके लिए जब मैंने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो फैक्टर थे, जो कोयला था, वो उसके बिहेवियरल एनवायरनमेंट में एंटर हो गया, आ गया। ठीक है, इसी को आगे जो मैन की जो डिसीज़न मेकिंग की जो है कि इंसान किस तरीके से डिसीज़न लेता है और उसके डिसीज़न लेने की जो स्किल होती है उसी के बेस पर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बेस्ड है। उन्होंने एक सिंपल सा पैटर्न बताया है। उन्होंने 3 ग्रुप लिए थे, सोसाइटी के, कम्युनिटी के 3 ग्रुप लिए थे, ए, बी और सी, और सेम सिचुएशन उन्हें दी, और सेम सिचुएशन में उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए और कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ ये उन्होंने दिखाया है। इसके लिए उन्होंने पहले अजम्पशन ली थी। जो अजम्पशन थी वो इस तरीके से थी कि तीनों को हर प्रकार की समानता प्राप्त है, मतलब तीनों सेम लेवल पर हैं। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो बिहेवियरल एनवायरनमेंट है उसमें चेंजमेंट के कारण जो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट है उसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट
जो है वो नहीं रह पाती। जो ये चेंजेस के कारण जो है वो मतलब ये था कि पहले सब सेम थे, फिर उन्होंने किसी भी तरीके से अपने बिहेवियर में चेंज किया, कुछ भी हुआ चेंजमेंट के कारण जो जोग्राफिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं रह पाती है। इसका कारण कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि देखिए पॉपुलेशन में चेंजमेंट आया हो, पॉपुलेशन बढ़ गई हो, मीन्स कि जो रिसोर्सेज थे वो भी सेम थे, फूड जो सप्लाई हो रही थी वो भी सेम थी, लेकिन अचानक से पॉपुलेशन में चेंज आ गया, ठीक है, तो भी क्या होगा, जो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट है उसमें चेंज होएगा। सेकंड हो सकता है नई तरीके की टेक्निक डेवलप की गई हो, और हो सकता है कि जो परंपरागत या जो ट्रेडिशनल जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गए हों किसी कारण से, तो भी जो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट है उसमें चेंज होगा। क्लाइमेटिक फिनोमिना में अगर चेंजमेंट आता है तो भी इंसान उनके बेस पे अपना अपना डिसीज़न लेता है और अपने जोग्राफिकल एनवायरनमेंट में चेंज लेके आता है। वो देखिए कैसे इन्होंने तीन जो बताए थे मैंने कि तीन ग्रुप लिए थे, ए बी और सी। पहले टाइम पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कारण चाहे जो भी हो, समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि एक परिस्थिति में आकर निर्णय डिसीजन हमें लेने ही पड़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम आया डिसीज़न जो लेने का, तो जो तीनों ग्रुप थे उनमें से जो ग्रुप ए था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था चेंजेस के प्रति, और उसने फिनोमिनल एनवायरनमेंट में तो चेंजेस हुआ, परंतु उसने अपने बिहेवियर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं किया, कोई भी डिसीज़न नहीं लिया। तो ये क्या हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करा ये ग्रुप, मतलब ये लुप्त हो गया। जो ग्रुप बी था उसने कुछ हद तक जो प्रॉब्लम थी उनको समझा, और उसने अपनी जो उसकी मान्यताएं थी उसके दायरे में रहकर अपने नॉलेज के बेस पर उसने कुछ, मतलब वो जिसको वो पॉजिटिव मानता है उसने कुछ उपाय किए, सुलझाने का प्रयास किया, परंतु अपने अधूरे ज्ञान के कारण वो गलत साबित हुआ। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, लेकिन उसका जो लेवल था या मतलब ग्रोथ थी वो नहीं कर पाया, ठीक है। और जो ग्रुप सी था उसने क्या किया, उसने जो चेंजेस थे उसको एक्सेप्ट किया और एक सेटिस्फैक्ट्री तरीके से उसने डिसीजन लिया। इससे क्या हुई, उसकी ग्रोथ हुई, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बढ़ा। आगे फिर दोबारा से जब टाइम ऑफ डिसीजन आया तो उसने फिर से अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेस पर, नॉलेज के बेस पर दोबारा से उसने सेम डिसीज़न लिया अच्छे से, मतलब वो जितने चेंजेस थे उनको एक्सेप्ट किया, और फिर जब चेंजेस मतलब जो डिसीजन उसने लिया तो वो अच्छा रहा, और दोबारा से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो और थी वो और बढ़ गया। जबकि जो इसका C2 था, मतलब ये आगे 3 भाग में बट गई थी, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने जो स्ट्रगल तो किया बट बी की तरीके से अच्छे से नहीं कर पाए हुए, और जो C3 थी वो भी ए की जैसे ए ने किया था बहुत अच्छे से नहीं किया, बिल्कुल ही अनसेटिस्फैक्ट्री तरीके से उन्होंने डिसीज़न तो कुछ लिया ही नहीं, ना ही कोई स्ट्रगल किया, और वो ख़त्म विलुप्त हो गए। आगे चल के जो C2 है फिर से उसमें टाइम ऑफ डिसीजन की प्रोसेस आती है, और इसी तरीके से वो डिसीजन लेते हैं, कुछ सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन लेते हैं जिनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। कुछ होते हैं डिसीजन तो लेते हैं बट अपनी मान्यताओं के दायरे में रहकर, मतलब जो कल्चरली या फिर ट्रेडिशनली जो अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं उन्हीं के बेस पर उन्होंने डिसीजन लिया। और जो बंदे होते हैं, जो एक होते हैं जो स्ट्रगल करते ही नहीं है किसी भी तरीके का, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, तो वो ज़्यादा ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं कर पाते और एक टाइम पे समाप्त हो जाते हैं। तो यही वो कहना चाहते थे कि बेसिकली प्रॉब्लम चाहे अलग अलग हो या सेम हो, अलग अलग पर्सन की अलग अलग डिसीज़न लेने की स्किल होती है, और उसी डिसीज़न के बेस पर वो आगे बढ़ पाते हैं। उन डिसीज़न से उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, आगे चल के भी प्रॉब्लम आती हैं, और वो उन्हें आगे सुलझाने में भी इसी तरीके से उन्हें काम करते रहना होता है। तो लास्ट में यही बोलना है कि बेशक से जो ये मॉडल है इमेजिनेशन पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी इसमें
एक सेम सिचुएशन में जो बहुत सारे ग्रुप हैं उनके डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है उसके बेस पर अलग अलग सामाजिक या जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है प्राप्त करते हुए उन्होंने दिखाया है। उसको मेनली ये बता सकता है कि जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि उसके पीछे बहुत से डिसीजन का इंक्लूजन होता है, बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। थैंक यू।